हेलो दोस्तों, राधे राधे। कहानी पापा की खामोशी। उस रात मम्मी ऐसे सोई कि फिर जागी ही नहीं। उनके इस अचानक निधन पर हम सब एकदम सन्न रह गए थे। न किसी बीमारी के लक्षण, न आशंका। घर में दो दो डॉक्टरों के होते हुए भी न कोई चिकित्सा न उपचार। सबने कहा कि यह तो बड़ी अच्छी मृत्यु है। ऐसी मृत्यु के लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तरसते हैं। पर हम ही जानते थे कि कुछ न कर पाने की पीड़ा के कारण हम पर क्या बीत रही थी। पापा पत्थर बने एक कोने में बैठे थे, न आंखों में आंसू न होठों पर कंपन। उस राहगीर की तरह जिसकी राह चलते चलते एक झटके में सब कुछ लुट जाए। मैंने बहुत कम ऐसे पति पत्नी देखे हैं जिनमें पापा मम्मी जैसी गहरी आत्मीयता और आपसी समझ हो। रिटायर होने के बाद पापा ने हम सबसे साफ कह दिया था कि अब वह अपना अधिक से अधिक समय मम्मी के साथ बिताकर अपने सेवा काल की व्यस्तता के कर्ज का हिसाब चुकता करेंगे और उन्हें वे सब सुख सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे जो वह दीदी का और मेरा करियर बनाने के लिए अब तक बलिदान करती आई हैं। अब वह दोनों सुबह साथ साथ घूमने जाते, योगाभ्यास करते, राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर घंटों चर्चा करते, पार्टियों में जाते और टीवी देखते। कभी कभार की आपस की नोक-झोंक इस संग साथ में चार चांद लगा देती थी। मैं समझ सकता था कि उन्हें यह बिछड़न कितनी भारी वेदना पहुंचा रही होगी। अपने दुख को किसी तरह काबू कर मैं उनके पास जाकर बैठा तो उनके धैर्य का बांध टूट गया और फपक फपक कर रो पड़े। मैंने उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया और आंसू भरी आंखों से उनकी ओर देखता रहा। चिता पर रखने से पहले पापा मम्मी के पार्थिव शरीर को एकटक निहारते रहे। फिर एक फूलमाला चढ़ाई और बेजान से एक ओर बैठ गए। पापा की आंखें अब हर समय डबडबाई रहती, मानो आंसू अभी अभी गालों पर लुढ़कने लगेंगे। जबकि इससे पहले मैंने कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं देखे थे। मैं अब उनके साथ साये की तरह रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अब मैं ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति हूँ। अगले दिन मैं पापा के साथ कुष्ठ रोगियों की बस्ती गया। वहाँ हम दोनों ने उन सबको भोजन कराया। 2 दिन बाद हम दोनों अंध कन्या विद्यालय गए, जहाँ पापा ने अंध बालिकाओं को बिस्किट, नमकीन व फलों का नाश्ता कराया और विद्यालय को दान दिया। मम्मी की 13वीं के दिन उन्होंने विकलांग केंद्र के सब बच्चों को भोजन कराया। मम्मी यहाँ अक्सर आया करती थी और विकलांग बच्चों की देखभाल में केंद्र की अध्यक्षा की मदद किया करती थी। धीरे धीरे दुनियादारी का पहिया अपनी जगह पर लौटने लगा। मैंने निश्चय किया कि अपना अधिक से अधिक समय पापा के साथ बिताया करूँगा, उनका दुख बांटूंगा, सेवा करूँगा और उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगा। मैं उनके साथ सोता, साथ उठता, सुबह की चाय उनके साथ पीता, फिर सैर और व्यायाम में उनके साथ होता और उनके साथ नाश्ता करने के बाद ही क्लिनिक जाता। दोपहर के भोजन के बाद से शाम को क्लिनिक जाने तक का समय उनके साथ बिताता। उनके लिए पत्रिकाएं, पुस्तकें तथा गीतों के कैसेट ले आता ताकि उनका मन बहल सके। मैंने सुधा से भी खास तौर पर कह दिया था कि उनका पूरा पूरा ध्यान रखें, भले ही इसके लिए उसे अपने क्लिनिक के समय में कटौती करनी पड़े। पापा और मम्मी में प्रकृति की सुंदरता को देखने और उसका आनंद लेने की अद्भुत क्षमता थी। जब कभी वे ऐसी जगहों पर घूमकर वापस आते
तो दोनों के भीतर एक नई ताजगी हिलोरे ले रही होती। इसलिए आज मैंने पापा के सामने उन्हें हिमाचल की वादियों में घुमाने का प्रस्ताव रख दिया। मैंने सोचा इससे उनके दुखी मन को कुछ सुकून मिलेगा। अभी मेरा मन नहीं है बेटे, उन्होंने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। अच्छा तो फिर 3-4 दिन के लिए हरिद्वार ऋषिकेश चलते हैं। वहाँ की गंगा की लहरें और पहाड़ के नज़ारे आपको बहुत अच्छे लगते हैं ना? इस समय मेरा मन कहीं भी जाने को नहीं है मयंक, जब होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे दोनों प्रस्ताव उन्होंने बड़ी सहजता से वापस लौटा दिए थे। शाम का समय था। पापा लॉन में बैठे जूही को गणित का कोई प्रश्न समझा रहे थे। मैंने सोचा उन्हें मनाने का तरीका यही है कि मैं अपना मनोरंजन भी बीच में ले आऊं। मैं उनकी शक्ति हूँ तो उनकी कमजोरी भी तो हूँ, फिर वह ना नहीं कह पाएंगे। मैंने उनके पास जाकर बच्चे जैसी जिद की। पापा, आज फिल्म देखने का बहुत मन कर रहा है, कोई फिल्म दिखा दीजिए ना पापा, प्लीज। पापा के मुख पर एक क्षण के लिए बालकों जैसी अबोध मुस्कुराहट फैल गई। मुझे लगा कि यह योजना सफल हुई और वह अभी मेरे साथ चल पड़ेंगे। पर दूसरे ही क्षण पापा ने सुधा को आवाज़ दी और फिर मेरी ओर देखते हुए बोले, मैं अपनी ओर से सुधा को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ, खूब एंजॉय करना बेटे। इतना कहकर कुछ नोट मेरे हाथ पर रख दिए। आप भी हम लोगों के साथ चलेंगे पापा? मेरी कोई बात नहीं बेटा, उन्होंने भावुक होते हुए कहा। मेरी फिल्म तो तुम्हारी मम्मी के साथ चली गई। मैं गुमसुम सा खड़ा रह गया। आज पहली बार उन्होंने मेरे सामने मम्मी को इस तरह याद किया था। कितनी गहरी पीड़ा थी उनके इन शब्दों में। अनजाने में यह क्या कर दिया मैंने। चाहा था उन्हें थोड़ा खुश करना और कर दिया दुखी। मेरा मन अपराध बोध से भर गया और फिर मैं सारी रात सो न सका। पापा का घर से बाहर निकलना अब आम तौर पर समाज के कामों या घर की छोटी मोटी जिम्मेदारियों तक ही सीमित रह गया है। बाहर से लौटकर उनकी आंखें घर में कुछ ढूंढती हुई लगती हैं। कभी कभी वह मम्मी की फ़ोटो के सामने बैठकर काफ़ी देर तक बीते दिनों में खोए रहते हैं। उन्हें देखकर मैं भी उन्हीं यादों से घिर जाता हूँ। मम्मी के रहते हुए कार्यक्रमों में वह अकेले भी जाया करते थे। वहाँ से लौटकर उनके बारे में मम्मी के साथ घंटों चर्चा चलती रहती, साथ ही चाय कॉफ़ी के दौर भी चलते। मैं और सुधा अपने कमरे में बैठे बैठे उनकी बातें सुनते और खुश होते। हम बीच बीच में जूही और शानू के हाथ मिठाई व नमकीन भिजवा दिया करते, तो यह क्रम देर तक चलता रहता। पापा एक कवि है, लेखक हैं और कुछ संस्थाओं के लिए काम करते रहते हैं। मम्मी भी कुछ संस्थाओं से जुड़ी हुई थी। जब पापा किसी संस्था द्वारा अपनी सेवाओं के लिए सम्मानित होकर आते तो मम्मी की खुशी देखते ही बनती थी। मुझे आज भी याद है, वह हम लोगों से कहा करती थी, यह तुम्हारे पापा का नहीं वरन उनकी सेवा का सम्मान हुआ है। इससे कुछ और लोगों को सेवा करने की प्रेरणा अवश्य मिली होगी। फिर वह पापा की ओर मुंह करके कहती, आपका आज का दिन तो सार्थक हो गया। फिर धीरे से एक स्कूल की प्रधानाध्यापिका के अंदाज में कहती, कीप इट अप। पापा झट झुक कर आदाब बजाते और घर खुशी के फव्वारों से भर जाता।
अभी कुछ ही दिन की तो बात है जब पापा किसी सामाजिक संस्था द्वारा सम्मानित होकर आए थे। वहाँ से उन्हें एक अच्छा शॉल और कुछ पुस्तकें भेंट में मिली थी। घर में आते ही उन्होंने भावावेश में मम्मी का नाम लेकर पुकारा और तेज कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ चले। मैं अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। बहुत दिनों बाद उनके मुख पर ऐसी चमक देखी थी। मैं पलक झपकाते ही समझ गया कि पापा इस समय अपने अतीत में लौट गए हैं और अपने सम्मानित होने की खुशी मम्मी से बांटने के भ्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनकी कल्पना से यथार्थ में लौटने की बात सोचते ही मैंने मन ही मन चाहा कि काश समय कुछ देर के लिए रुक जाए और वह अपनी इस काल्पनिक खुशी में कुछ देर और डूबे रहे। पर ऐसा कहाँ होता है। अगले क्षण ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और वह अपना सिर थाम कर जमीन पर बैठ गए। आंखों से आंसुओं की धार बह चली। कोई विलाप नहीं, सुबकी नहीं, बस पत्थर को भी पिघला देने वाली मौन रुलाई। मैं मूक दर्शक बना उनकी यह पीड़ा देखता रहा। मेरा मन हुआ कि खिड़की तोड़कर उनके पास चला जाऊं, उनके आंसू पोंछकर उनका सिर अपनी गोद में रखकर देर तक सहलाता रहूं, उनके हाथ पैर आहिस्ता आहिस्ता दबाऊं और उनका सारा दुख अपने ऊपर ले लूं। पर मेरे कदमों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं बहुत बेचैन था। कुछ सूझ नहीं रहा था कि ऐसी हालत में क्या करूं। अपने कमरे से अमेरिका में दीदी को फ़ोन मिलाया और उन्हें सारी बात बताई। दीदी और जीजा जी कंप्यूटर की जानी मानी कंपनियों में अच्छे पदों पर हैं। दीदी पापा से बहुत जुड़ी हुई हैं। ऐसे समय में पापा के साथ न रह पाने का दुख उन्हें बहुत साल रहा है। हर तीसरे दिन पापा से फ़ोन पर लंबी बात करती हैं। उन्होंने ऐसा इंतज़ाम किया है कि हर रविवार को सवेरे सवेरे एक माली फूलों का बहुत सुंदर गुलदस्ता लेकर पापा को भेंट करने हमारे घर आता है। पापा अभिभूत हो उठते हैं। मेरी बात सुनकर दीदी ने तुरंत पापा को फ़ोन लगाया और बहुत देर तक उनसे बात करती रही। मम्मी के होते पापा के दोस्तों और मिलने वालों का घर खूब आना जाना रहता था। मम्मी के आतिथ्य सत्कार से सब बहुत प्रभावित थे। आजकल इन लोगों का आना नहीं के बराबर हो गया है। पापा का खालीपन भी पहले से बहुत कम होता जा रहा है। इन दिनों जो कुछ भी सामने आता है उसे चुपचाप खा लेते हैं। अपनी पसंद की चीज़ें बनवाकर खाना जैसे वह भूल गए हैं। किसी समय खाने पीने के बहुत शौकीन रहते वह। हम लोगों के लिए बाजार से नित नई खाने की चीज़ें लाना और घर में भी बनवाना उनके स्वभाव का अंग रहा है। उनका खिलाने पिलाने का लाड़ कभी भूला नहीं जा सकता। अक्सर कहते हैं, अच्छी से अच्छी पौष्टिक चीज़ें खाओ, अंत तक यही काम आएंगी। स्वस्थ अच्छा रहने की कुंजी यही है। अपनी पसंदीदा खाने की चीज़ों की लिस्ट सुबह ही मम्मी के हाथ में और चटकारे ले लेकर खाने वाले पापा अब सुधा और महाराजिन को अपनी पसंद का कुछ भी बनाने के लिए नहीं कहते। मेरे और सुधा के आग्रह करने पर वह यह कहकर कन्नी काट जाते हैं, सब कुछ इतना अच्छा बनता है कि तबीयत खुश हो जाती है। इससे बढ़कर और क्या खाया जाए। पता नहीं वही पापा इतने गुमसुम से क्यों रहने लगे हैं। अब अपने कपड़ों की ओर भी उनका ध्यान नहीं रहता। पहले उन्हें प्रेस किए हुए सलीकेदार कपड़े बदल बदल कर पहनने का बड़ा शौक था। नई तरह के कपड़े पहनकर शीशे के सामने खड़े होकर
काफ़ी समय तक अपने आप को संवारते रहना उनकी फितरत थी। पर आजकल तो कपड़े प्रेस हुए हैं या नहीं, कुर्ते में पूरे बटन है या नहीं, जुराबें फटी हुई हैं या साबुत, इन बातों की ओर कोई ध्यान नहीं होता। जब मैं उनसे कहता हूँ कि बाहर जाते समय अपने कपड़ों को ध्यान से देख लिया करें, तो दिल को छूने वाला उनका जवाब होता है, उम्र का आखिरी पड़ाव है बेटे, अब क्या। मैं उनकी ओर देखता रह जाता हूँ। सुनता आया हूँ कि समय बड़े से बड़े दुख से उबारने वाला, बड़े से बड़े जख्म भरने वाला होता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। ज्यों ज्यों मम्मी से हमेशा की जुदाई का वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों उनका दर्द जैसे और बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से पापा की नई आदतों को लेकर मन बहुत बेचैन है। उन्होंने सुबह दूध के डिब्बों से दूध लाना शुरू कर दिया है। यह काम उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वह जूही और सानू को उनके स्कूल की बसों में बैठाने का जिम्मा निभाने लगे हैं। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, अब ये काम आप करेंगे पापा? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। नहीं, आपको इन झमेलों में बिल्कुल नहीं पड़ना है, प्लीज़। झमेला काहे का बेटे? वह सहज भाव से बोले। इस बहाने बच्चों से उनकी पढ़ाई की बातें करने का मौका मिल जाता है, समय अच्छा गुजर जाता है। कुछ दिनों में हम लोग अच्छे दोस्त बन जाएंगे। मैं चुप तो हो गया, पर उनकी बात मन को कचोटती रही। इसी बीच उन्होंने बच्चों को होमवर्क कराने का काम भी संभाल लिया। मुझे और भी हैरानी हुई, आखिर पापा ये सब काम अपने ऊपर क्यों लेते जा रहे हैं? उस दिन तो हद ही हो गई। क्या देखता हूँ कि पापा सब्जी मंडी से सब्जी से भरे 2 थैले लिए चले आ रहे हैं। चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक रही हैं और बोझ की वजह से पैर भी कुछ ठीक तरह नहीं पड़ रहे हैं। मैं शर्म से पानी पानी हो गया, अपने आप को धिक्कारने लगा। गाड़ी रोककर उन्हें अपने साथ बिठाया और थैलों को पीछे की सीट पर रखा। मैं रुआसे स्वर में उनसे बोला, पापा, इस समय मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। ये आपके सब्जियों के थैले लादने के दिन है क्या? इसमें हर्ज ही क्या है बेटे? उन्होंने फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा, डॉक्टर हो, इतना तो मानोगे ही कि चलूँगा फिरूँगा तो शरीर ठीक ठाक रहेगा, नहीं तो जोड़ों का और न जाने कौन कौन सा दर्द शुरू हो जाएगा। और फिर ताज़ा सब्जियां किफ़ायती दाम पर मिल जाती हैं। पापा प्लीज़, मैंने आहत होकर कहा, आप सुबह शाम सैर का समय बढ़ा दीजिए, योगाभ्यास और अधिक देर तक कीजिए और सामाजिक कामों के लिए अधिक समय दीजिए। लेकिन आप सब्जी और दूध ढोने या बच्चों को उनकी बस में बैठाने का काम मत कीजिए। पता नहीं सुधा ने आपको क्यों नहीं रोका? इसमें सुधा बीच में कहाँ से आ गई? वह बोले। तभी घर आ गया। मैं बार बार यही सोच रहा था कि पहले इन कामों से कोसों दूर भागने वाले पापा अब क्यों इन्हें एक एक करके पकड़ते जा रहे हैं। मैंने सुधा से इस बारे में पूछताछ की कि कहीं जाने अनजाने में उसने तो ऐसा कुछ नहीं कह दिया जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो और ये काम करके हमें यह बताना चाह रहे हों कि वह हमारे ऊपर भार हरगिज नहीं है। बड़ा स्वाभिमानी जीवन जिया है इन्होंने। यह पूछताछ मैंने इसलिए भी की क्योंकि मेरी लाख कोशिशों के बावजूद वह उनका उतना ध्यान नहीं रखती, उन्हें उतना सम्मान नहीं देती जितना उन्हें देना चाहिए।
और जितना मैं चाहता हूँ। इसका कारण वह भी नहीं बता पाई और कोई कारण नज़र भी नहीं आता। मुझे इस बात का बहुत अफ़सोस है कि वह उनके प्रति अपने व्यवहार में सुधार नहीं ला पाई। मैंने भी घर की सुख शांति के लिए इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है। मान सम्मान किसी से ज़बरदस्ती करवाने की वस्तु है भी नहीं। हाँ, उसने मम्मी पापा के लिए किए जाने वाले मेरे किसी काम में आज तक कोई अड़िंगा नहीं लगाया। मेरी बात सुनकर वह कुछ असहज सी लगी। मैंने समझाते हुए कहा, देखो सुधी, प्लीज़ मुझे गलत न समझना। पापा की इस अजीब सी स्थिति के कारण मैं इस समय गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रहा हूँ। मैं समझता हूँ तुमसे कुछ छुपा नहीं है। इस समय हमें उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मयंक जिससे उन्हें किसी तरह की ठेस पहुँचे। उसने मुझे आश्वस्त कर दिया। पापा के बारे में मेरी चिंता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने और मम्मी ने कंधे से कंधा मिलाकर जीवन के उतार चढ़ावों से बहुत संघर्ष किया है। उन्होंने अभावों से जूझ जूझ कर दीदी का और मेरा करियर बनाया है और हमें जीवन में सुव्यवस्थित किया है। अब जबकि हम संपन्न हैं और उनके लिए जी जान से सुख सुविधाएं जुटाना चाहते हैं, वह हमें इस अवसर से वंचित कर रहे हैं। हमारे लिए अपने ऊपर तरह तरह के कार्यों का बोझ डालते जा रहे हैं। पापा के मुख पर स्वाभिमान मुस्कान की हल्की सी झलक देखे एक अरसा हो गया। कभी कभार हमारा मन रखने के लिए जबरदस्ती की हंसी हंस भी देते हैं तो वह चुप्पी से अधिक भयानक होती है। उनकी आवाज़ में पहले वाली खनक सुनने को, कान और आँखों में चमक देखने को आँखें तरसती रहती हैं, लेकिन देखने को मिलती है सिर्फ बेबसी। उनका अधिकार के साथ कुछ भी कहना और करवाना बंद हो गया है। ऐसा लगता है जैसे वह परायों के बीच रह रहे हैं। यह कैसी विडंबना है, कोई मुझे बताए। पापा को यह क्या हो जाता है? वह खामोश क्यों रहते हैं? तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसी ही भावनात्मक मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।